हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, n-1 डी 1 to 10, ns 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो शो करता है हमारे पास वैलेंस शेल को। किसको शो करता है ये? वैलेंस शेल को। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल कौन सी हुई? जो आउटर मोस्ट शेल होती है। और हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है? 4। ठीक है, और 4-1 अगर हम करते हैं तो आता है हमारे पास 3। तो यहाँ पे 3D हमारे पास एक शेल होती है। तो 3D में 1 to 10 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो इसलिए 1 to 10 यहाँ पे कितना भी नंबर हो सकता है। और ns यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 4s को। तो 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसलिए 1 और 2। और ये जो 4-1 रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ये कौन सी शेल हुई हमारे पास? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल होती है हमारी सेकंड लास्ट शेल, जो कि वैलेंस शेल के एकदम पहले आती है। उसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, S block elements are placed on the left hand side and the P block elements are placed on the right hand side। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं और P ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड में रहते हैं। तो द एलिमेंट्स विच लाई इन द मिडल ऑफ S एंड P ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो कि S और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में मिडल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये डिवीज़न किस बेस पर होता है? द डिवीज़न इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये इस बेस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी जो सब शेल है, ठीक है, उसका जो शेल है उसके कौन से सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है हमारा 3D में। इन दीज एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? S है, 4s है। तो 4s में S ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं इन देयर S ऑर्बिटल, दैट इज ns। बट द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the D सब शेल, that is n-1d। तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है D सब शेल में। और यहाँ पे एक केस होता है, आपने कैल्शियम तक पीरियोडिक टेबल में देखा है कि कैल्शियम तक जो है हम पहले फिलअप करते हैं 4s को, फिर बाद में 3D आता है हमारा। ठीक है, 4s ऑर्बिटल को हम पहले फिलअप करते हैं क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है 3D के मुकाबले। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D को पहले फिलअप किया जाता है, फिर 4s आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है वो 1 और 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकती है। फिर जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं हमारे D में, 3D में। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3D का वो इंक्रीज करता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले 1 था, 2, 3, 4। तो D जो हमारी सब शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता रहता है। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एडअप हो रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही हमारा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो 3D में जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करती है, 3D का जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत कॉम्पैक्ट रहता है। ओके, कॉम्पैक्ट होने की वजह से और इनकी शेप डिफरेंट होने की वजह से 3D की जो शेप है वो अलग है, 4s की शेप अलग है। तो जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन आता है 3D में,
उसका स्ट्रक्चर तो कॉम्पैक्ट है। जैसे ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, वो क्या करती है, 4s ऑर्बिटल को रिपेल करना शुरू कर देती है। रिपेल होने की वजह से हमारा जो 4s ऑर्बिटल है वो फार चला जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और हमें पता है हायर एनर्जी उसी ऑर्बिटल की होगी, उसी सबशेल की होगी जो फार अवे होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि अब न्यूक्लियस जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा उस सब शेल के लिए। तो अब 4s रिपेल होने की वजह से, 3D के रिपेल होने की वजह से 4s चली गई दूर न्यूक्लियस से। इस वजह से 4s की एनर्जी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादा रहती है 3D के मुकाबले। लेकिन पार्टिसिपेट ये दोनों करते हैं, 3D और 4s जो हैं ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब कि यही कारण है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे स्कैंडियम है, मैंने यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है सभी एलिमेंट की। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 21, तो 3d1 4s2। तो जब आउटर मोस्ट शेल से पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, और जब ये तीनों जाएंगे तो +3। उसी तरह से टाइटेनियम के लिए +4, वैनेडियम के लिए +5। क्रोमियम का यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, यहाँ पे 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि जो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फुल फिल्ड स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो इस वजह से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है और ये हो जाता है 3d5 4s1। तो ये जो शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 तक शो करेगा। हमारा जो मैग्नीज है उसकी सबसे हाईएस्ट रहती है, ये मैं बात कर रही हूँ 3D जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी। वैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑस्मियम की होती है, वो शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। और आयरन की क्या रहेगी अब जैसे ही 3d6 है, 3d6 आयरन आया, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 3D के, वो करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब तक कैसे थे, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 3d5 तक, लेकिन 3d6 अब यहाँ पे एक सेट कैसा बन चुका है, पेयर्ड। तो इस वजह से अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे 4 करेंगे। तो 4 + 2 6 हो गया हमारा। ओके, तो इस वजह से सिर्फ जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम मैग्नीज से नीचे की तरफ को आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा। फिर कॉपर की दोबारा से एक सेम एक्सेप्शन है क्रोमियम के जैसे, यहाँ पे भी 3d10 4s1 आ गया। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन ये आ जाती है, जैसा कि हमने कहा कि 3D के जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ पे 3d10 कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। होनी कितनी चाहिए थी, +1, क्योंकि 4s में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो +1 होनी चाहिए थी इससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन 3d10 ये कम्प्लीटली फिल्ड होने के बावजूद भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और ये कितना बना रहा है, 3d9। तो और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की, वो रहती है +2 इसलिए रहती है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा Cu पॉजिटिव है ये जो है लेस स्टेबल होता है। तो जब ये सेकंड आयनाइजेशन में जाता है, ये तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तब इसके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब ये सेकंड आयनाइजेशन में जाता है, सेकंड आयनाइजेशन में ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है और इस तरह से क्या होता है, 2Cu पॉजिटिव रहता है और ये यहाँ पे जा कर के Cu2 पॉजिटिव + Cu फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 हो गया और यहाँ पे Cu+ से Cu में रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले +1 थी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे अब 0 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 0। तो यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन हुई। अब
यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रांगली फॉर्म करेगा वो Cu2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा वाटर के साथ। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा रहती है Cu2 पॉजिटिव की, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रहता है, हमारा जो आयन होता है वो बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर के साथ। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसकी केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये चाहेगा कि अगर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म हो जाए तो हम इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेंगे और इसके ऊपर कुछ स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इतने अच्छे से बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेगा। तो ये Cu पॉजिटिव जो हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। Cu2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करती है। और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ओके, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी होती है -2100 किलो जूल पर मोल। जबकि जो हमारा Cu पॉजिटिव रहता है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -580 किलो जूल पर मोल। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है कॉपर की, ओके। जब ये +1 में होता है तो Cu2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, सेकंड आयनाइजेशन के दौरान। इस वजह से हमारी जो सेकंड जो +2 हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, ये एक एक्सेप्शन है, ओके। और जिंक जो है, यहाँ पे हमने सभी में देखा कि सभी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे थे, लेकिन जिंक जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, वो है +2, क्योंकि यहाँ पे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें किस तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और क्यों हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 3D को पहले फिलअप करते हैं 4s से, ओके। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।